सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और आज हम दिन भर आपको देश के बजट से जुड़ी, आम बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम लोगों को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। चुनावी साल में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसे कम करने को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और कृषि क्षेत्र को लेकर भी बड़े ऐलान संभव है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 पेश किया। पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट पेपरलेस पेश किया जाएगा। तो 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। तो बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप दिन भर IBC 24 पर देखते रहेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी बताएंगे इस बजट को लेकर उनकी क्या राय है। आम जन से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हम आप तक दिन भर पहुंचाते रहेंगे। कोरोना काल में जिस तरीके के हालात रहे, देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से रही, उसे लेकर सरकार ने क्या कुछ नए फैसले लिए हैं, ये भी अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे ये पता चल जाएगा, जब ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में पहुंची और आज 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब अपने निवास से निकलकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची। तो इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा और इस बजट का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि चुनावी साल है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसका कितना असर इस बजट पर पड़ता है ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है विपक्ष के लिए, लगातार विपक्ष से लेकर हंगामा करता रहा है। आम आदमी भी महंगाई से परेशान है। तो ऐसे में ये बजट कितना राहत दे सकता है अलग अलग वर्गों को, खासतौर पर जो किसान वर्ग है, जो कृषक है, वो लोग बड़े लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इस बजट में कुछ बड़े घोषणा उनके लिए हो। साथ ही आम लोगों में महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध जताया, और अब इस बजट से भी यही सारी उम्मीदें हैं कि आखिरकार कितनी राहत मिल सकती है। शिक्षा और चिकित्सा ये भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि बीते समय कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया और जिस तरीके से अस्पताल खुले, चिकित्सकों की जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, संसाधन जुटाए गए हैं, वो भी इस बजट का अब एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। बीते 2 बजट में हमने देखा कि चिकित्सा एक बड़ा सेक्टर रहा है जिस पर सरकार ने इन्वेस्ट किया, सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। और अब जब 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी, तो ये देखना होगा कि चिकित्सा, शिक्षा, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। चलिए, तो बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं और लोगों को ये लग रहा है कि अब ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, आर्थिक व्यवस्था को बूस्ट करेगा। और इस विषय पर लगातार हम अपडेट आप तक दिन भर पहुंचाते रहेंगे। हमारे अलग अलग सहयोगी भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बजट से क्या उम्मीदें हैं। हमारे जो 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इनमें स्टार जैन रायपुर से, शालिनी इंदौर से और नासिर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्टार, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग आज इस बजट के को उम्मीदों
नजरों से देख रहा है, और क्योंकि बूस्टर डोज इसे माना जा रहा है। बीते 2 सालों में हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था चरमराई रही। क्या ये साल कोरोना से मुक्ति और आर्थिक व्यवस्था को बूस्ट करने वाला होगा? सही बात है। देखिए, लोगों को उम्मीद यही है कि ये जो इस बार का बजट आएगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी होना है और पिछले 2 साल से कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को काफी कुछ असर पड़ा है, इसलिए लोगों को उम्मीद तो यही है कि एक बड़ा बूस्टर पैकेज के रूप में ये बजट को देखा जा सकता है, जिससे हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, गृहिणियां हो, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल्स हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ ना कुछ निकलेगा, ऐसा हर कोई वर्ग उम्मीद लगा के रखा है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र जग्गी जी हैं, जो चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, बजट का आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आप लोगों ने प्रपोजल भी भेजा होगा, प्रस्ताव भी भेजा, क्या उम्मीदें लगा रखें कि कितना सरकार का बजट है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि लोक लुभावना बजट होगा, यह हम लोगों को भी उम्मीद है, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि जो ये 5 लाख की छूट है, इसको हिडन नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ एजेंडा इस पे नहीं होना चाहिए। 5 लाख मतलब 5 लाख। उसका कारण यह है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और अब अपना आम आदमी के लिए ये महंगाई ऊपर जा चुकी है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी में आपने जो नियम सरलीकरण का नहीं किया, आप एमएसपी पे अगर किसान का धान या कुछ भी अगर वो खरीदता है, उस पे उसको कोई अपना जुर्माना या सजा नहीं है, लेकिन आज अगर व्यापारी गलती से भी जीएसटी पे कुछ गलत भर दे रहा है, उसके सीए से लेकर व्यापारी तक को जेल की सजा है, जो कि यह गलत है। क्या कहेंगे, बताइए, क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट से उम्मीद यही है कि जनता की उम्मीद के अनुसार ही बजट निकले। क्या उम्मीद लगा रखे हैं, बताइए? व्यापारियों के हित में बजट को देख के बनाना चाहिए, और व्यापारी हित बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 साल कोरोना काल में जो व्यापारियों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। बेहतर हो जाना चाहिए बजट, नया वाला अच्छा होना चाहिए व्यापारियों के लिए। जी, रोजगार को लेकर बात करें या दूसरे मुद्दों को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि कितना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है या दूसरी पॉलिसीज पे फोकस करना? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा IBC 24 का कि उन्होंने तहे दिल से किसी आम जनता को दिल की आवाज निकालने का मौका दिया है। और उसके बाद ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे फुटवेयर से मैं रिलेटेड करता हूं, और हमारे फुटवेयर में जो 5% से जीएसटी बढ़ा के 12% की गई है, उसका मैं मुंह तोड़ विरोध करना चाहता हूं और हमेशा किया हूं। पर जो लागू हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। उसके हाल बेहाल होने के कारण व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हुई है, रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए हैं, आम जनता के पैर से दूर हो गया है वो फुटवेयर। थैंक यू। बताइए, क्या कहें? एक एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था को या तो छोटे कारोबारी ज्यादा बूस्ट करते हैं या फिर एमएसएमई सेक्टर है, तो ओवरऑल आपका क्या फोकस इंडस्ट्रीज को लेकर क्या रहेगा रुका? एक आम व्यापारी के रूप में मैं यही चाहता हूं कि सरकार कम से कम इनकम टैक्स खत्म नहीं कर सकती तो कम से कम कर दे, और जो छूट की सीमा है उसको भी बढ़ाए, ताकि कोरोना काल में जो घाटा व्यापारियों ने सहा है उसकी भरपाई हो सके। और जीएसटी की सरलीकरण की मैं मांग करता हूं, क्योंकि आज भी जीएसटी को भरना कोई मतलब आसान काम नहीं है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, उस पर क्या फोकस रहना चाहिए आपको लगता है? कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे उससे रोजगार मिले लोगों को, उसमें छूट दी जानी चाहिए ताकि रोजगार मिले लोगों को और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले उससे। बताइए। पिछले 3 सालों से जो है अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो गई है, व्यापारियों के लिए, छोटे और मध्यम व्यापारी जो है अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, उसमें राहत देना बहुत जरूरी है। और ये इनकम टैक्स वगैरह में जो पेनल्टी वगैरह जो लगाई जा रही है उसको कम से कम जो है हटा देना चाहिए। देखिए, तमाम लोगों से यहाँ बात की, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि टैक्स रिटर्न की जो पॉलिसी, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, जीएसटी को, उसको सरलीकरण करना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे रोजगार जनरेट हो और जो पॉलिसी की बहुत जरूरत महसूस कर रहे हैं व्यापारी। यहाँ पर जीएसटी को लेकर हमेशा से जो बातें जो मांग करते रहे व्यापारी। हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही है। शालिनी, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर बड़ा व्यापार है, देश का व्यापार का केंद्र है, ऐसे में यहां पर लोगों को क्या कुछ उम्मीद है? खासतौर पर व्यापारी जिस तरीके से स्टार बता रहे हैं कि जीएसटी को सरलीकरण की बात कही थी सरकार ने, जो अब तक नहीं हुआ।
निश्चित तौर पर राहुल देखिए बेहद ज्यादा उम्मीदों के साथ इस बार के जो आम बजट है उसको देखा जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण से बेहद ज्यादा उम्मीदें जो है आर्थिक राजधानी इंदौर के रहवासियों को है और हर गली मोहल्ले के साथ साथ खान पान के लिए मशहूर होता है इंदौर शहर और हर जगह हर गलियाली हर जगह सिर्फ इस समय यही बात गूंज रही है कि क्या इस बार बजट से एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना संकट के बीच इस समय हर कोई जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ उम्मीदें हैं सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, क्या एक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं क्या इस बार के बजट को? आप बताइए। नहीं, बीइंग वेरी लेमैन के हिसाब से मतलब हम ये कहेंगे लाइक नॉट ओनली बजट लाइक इंडिया, ओवरऑल इंडिया का भी हम देखेंगे तो वी हैव अ वेरी गुड इम्प्रेशन अक्रॉस वर्ल्ड दैट वी एक्चुअली एक्सपोर्ट दी वैक्सीन। तो हमारा यही चाहिए कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो जो भी मतलब मेडिकल रिलेटेड खर्चे वो सब आप है ना बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि आपने बताया हमने मास्क पहन लिया, आप बोल रहे हैं हमने सैनिटाइजर खरीद लिया। सो आई गेस बस जो मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंस है गिव अस अ रिलैक्सेशन ऑन दैट्स इट। सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बहुत सारे सेक्टर्स है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है फंड की। मुझे लगता है ज्यादा जो जरूरत है वो एजुकेशन सेक्टर को है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा हालत खराब है। स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, कभी 50% पे रन किए जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे देश की बैकबोन है उसको कहीं ना कहीं हम जो है और ज्यादा बैंड कर रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी राहत मिलना चाहिए, कुछ इससे ऐसे कुछ पैकेजेस आने चाहिए जिनसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। और जो बच्चों में एक जो गैप आ रहा है वो गैप पिछले 2-3 सालों से जो एक स्किल गैप आ रहा है वो भी आगे जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए इस बजट में। थैंक यू। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? थोड़ा रिलीफ गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, थक गए। आप लीजिए इनसे पूछ लीजिए। सर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट से, क्योंकि कोरोना के बीच फिर एक बार गवर्नमेंट अपना बजट पेश कर रही है? बजट तो पॉपुलर आना चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है और जो लोगों के व्यापार के हाल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने कैसे हाल हो रहे हैं व्यापार के। 56 दुकान के देखिए आप, यहाँ पे लोग सुबह नाश्ता करने आते थे, यहाँ पे पूरी भीड़ रहती थी। लोगों ने आना कम कर दिया है। सभी जगह पे महंगाई का तो मार है, तो सरकार ने उसका जरूर ध्यान देना चाहिए महंगाई की तरफ। पेट्रोल डीजल से लेकर के तेल तलहान सभी चीज के रेट्स कम होना चाहिए और पॉपुलर बजट होना चाहिए जी, होना चाहिए। देखिए हर जगह यही मांग उठ रही है, गवर्नमेंट बजट पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीद है एज ए यंगस्टर? नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है। कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है। देखिए लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो वो मिल रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 56 खान पान के लिए मशहूर है, लेकिन क्या उम्मीद है इस बार के बजट से आपको? बजट तो उम्मीद यही है कि जैसे गैस सिलेंडर है, हाँ, महंगाई के ऊपर रोक लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। पेट्रोल है, इस तरह की चीजों पे रोक लगाना चाहिए। बजट गवर्नमेंट घोषणाएं तो बहुत करती है पर उस पर अमल नहीं होता है। अमल होते होते उनको वापस उनका चुनाव का टाइम आ जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो राहुल देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही है, व्यापारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर बात उठा रहा है, तो एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में बहुत कुछ उम्मीदें जो है इंदौर वासी इस समय देख बिल्कुल महंगाई, हेल्थ, एजुकेशन और बिजनेस सेक्टर में जीएसटी में जो सरलीकरण की मांग लगातार व्यापारी कर रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए। नासिर, इस वक्त ग्वालियर में लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के बारे में लोग हमेशा से सबसे बेसिक नीड है लोगों की और इस पर राहत की उम्मीद लगातार लोग कर रहे हैं। इस बार के बजट से लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए राहुल, इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कोरोना की तीसरी लहर है और ऐसे में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और युवाओं का सबसे ज्यादा सरकार पर फोकस है कि इस बार उनके बजट में क्या रहता है। उनको क्या इस बार जिस तरह से कोरोना का बूस्टर डोज लग रहा है, क्या बजट में भी बूस्टर डोज लगेगा? तो हमारे साथ में युवा है काफी सारे, क्या कहेंगे कितनी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण के बजट से, मोदी सरकार के बजट से कितनी उम्मीदें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में ये बजट कितना आप लोगों के लिए खास है? देखिए वैश्विक महामारी कोरोना ने, कोविड-19 ने जिस तरीके से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी है, हम देशवासियों को बहुत उम्मीद है भारत सरकार से, मध्यम वर्गीय लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोविड-19 में नुकसान हुआ है तो मध्यम वर्गीय लोगों का हुआ है। तो हम निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो बजट में मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कैसे करें और उनकी
आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति की। आप युवा है, एजुकेशन सेक्टर और बेरोजगारी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, नए रोजगारों का सृजन होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि देश का युवा अच्छी शिक्षा और जॉब चाहता है। तो निर्मला सीतारमण जी से यही अपेक्षा है कि रोजगारों का सृजन करेंगी वो इस बजट में, और अच्छी शिक्षा के लिए नए नए IIM वगैरह, IITs वगैरह खोलेंगे। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस समय सरकार की जो सबसे ज्यादा किरकिरी हो रही है, विपक्ष हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। वो सिर्फ एक ही मात्र जो है वो विपक्ष सरकार पे हमला करने का एक ही तरीका ढूंढ रही है सरकार, वो है रोजगार। जो रोजगार सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको लेके सरकार ज्यादा फंस रही है। हर मौके पर विपक्ष हमला कर रहा है। तो ऐसे में, लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा जो है सरकारी नौकरी को ही अपना रोजगार समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टरों में भी रोजगार की नई उम्मीदें लग रही है कि इस बार प्राइवेट सेक्टर में भी। हाँ, तो ऐसी ही मेरे को उम्मीद लग रही है सरकार से कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छा बजट पेश करती है और युवाओं को प्रभावित करती है अपनी ओर आकर्षित करती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी उम्मीदें रोजगार है। जैसा कि अभी अपना बजट आ रहा है, और मुझे उम्मीद ये है कि खासकर रोजगार को लेके हमारा जो क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र, इसमें 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं, मालनपुर और बामोर। यहाँ पे अधिकतर फैक्ट्रियां बंद हैं। मेरी आशा यही है कि इस वर्ष जो बजट आए उसमें हमारे उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। तो राहुल, देख सकते हैं कि सबसे बड़ी अहम और बात ये कही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में एक हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई, पलायन शुरू हो गया। तो लोगों की उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है कि उन फैक्ट्रियों को चालू किया जाए, रोजगार के नए संसाधन है वो उपलब्ध किया जाए। तो कई सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से इस बार युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किस तरह का बजट है वो निकल कर आता है सामने। चलिए, तो युवाओं को रोजगार देने का दावा यहाँ केंद्र सरकार ने किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। उम्मीदें युवाओं को भी बहुत है, स्वास्थ्य को लेकर और चिकित्सा को लेकर, और साथ ही बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं उनको भी काफी उम्मीदें। आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए। आज देश का आम बजट पेश हो रहा है और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ मिलता है, खासतौर पर कृषि के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए, चिकित्सा शिक्षा को लेकर, युवाओं से जुड़े विषयों को लेकर क्या कुछ निर्णय केंद्र सरकार करती है, ये सब देखना होगा। अब से 1.5 से 2 घंटे बाद वो बजट पेश होगा, जिसका सभी को इंतजार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले, जब निर्मला सीतारमण अपने निवास से निकली और उसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंची, और ये वित्त मंत्रालय के ठीक बाहर की तस्वीरें। और ये तस्वीरें अब कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय में जब ये बजट पेश होगा तो और इससे जुड़े अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे जो अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं किस तरह की उम्मीदें हैं उन्हें बजट को लेकर। और हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, स्टार जैन, शालिनी हाडिया और नासिर गौरी। स्टार, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं GST के सरलीकरण की बात, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर की बात करें, चाहे किसानों का एक बड़ा वर्ग, इसके लिए लगातार राज्य सरकार भी काम करती रही है। और कौन कौन से वर्ग है जहां पर लोगों की खासी उम्मीदें हैं? जी, देखिए, मेरे साथ 2 और वर्ग के लोग जुड़े हैं। एक मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और स्पोर्ट्स से भी हैं। स्पोर्ट्स के लोगों से बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट आना है, क्या उम्मीदें आप लोग को रखी बजट से? क्या सोचते हैं किस तरीके का पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? सर, जैसे केंद्रीय बजट जैसा बन रहा है वहाँ पे मतलब खिलाड़ियों को थोड़ा सा मतलब और अच्छे क्वालिटी के खाने और कपड़े और रहने के लिए अच्छा मतलब हॉस्टल्स, ये हम लोग बिलोंग करेंगे। मतलब केंद्र सरकार से हम सोचेंगे ये सब चीज। पिछले बार तो सरकार ने एक स्कीम बनाई है टॉप करके, टारगेट ओलंपिक पोडियम करके, उसका रिजल्ट भी आया। तो उसमें और किस तरीके का बदलाव आप लोग चाहते हैं? मतलब बदलाव होना चाहिए सर। जैसे अभी केंद्र से अगर बजट बन रहा है तो खिलाड़ियों के बारे में सोचना चाहिए। अभी मतलब अच्छे अभी खिलाड़ी निकल रहे हैं, अभी भारत से ही, छत्तीसगढ़ से ही हमारे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। उनके आगे भविष्य के लिए थोड़ा सा मतलब केंद्र सरकार को संक्षिप्त में, क्योंकि बाकी हमारे से भी बात करना है। चलिए, ये हम यहाँ दवा व्यापारी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करते। बताइए, फार्मा सेक्टर से किस तरीके की उम्मीद लगा रखे हैं आप लोग? फार्मा सेक्टर से इस उम्मीद लगा कर रखे हैं कि बजट में को जितना अच्छे स्वरूप से पेश किया जाए और खास करके खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाए। हर एक खिलाड़ी अपनी मेहनत बहुत करता है,
लेकिन कुछ असुविधा के कारण उनको उस टाइप का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अच्छा, आपसे बात कर एक रेल बजट को लेकर भी बात कर लेते हैं। रेल बजट अलग से पेश होता था और इस वक्त अब रेल बजट को भी इसमें शामिल कर दिया। आप ZRUC से मेंबर भी हैं, क्या उम्मीदें हैं रेल बजट की? यदि बात करें रेलवे सेक्टर से बात करें तो देखिए सर, रेल जो थी हमारे देश की लाइफलाइन थी, लेकिन अभी कोविड काल से जो इन्होंने पूरी सुविधाएं आम जनता के लिए बंद करके उसका रेट बढ़ा दिया, जिससे अपना वैसे ही आम जनता महंगाई से त्रस्त थी। अब उनके जो करीब थे वो चलिए, तो हर सेक्टर को कहीं ना कहीं इस बजट से खासी उम्मीदें हैं और अब से लगभग 1.5 घंटे बाद ये बजट पेश होगा। शालिनी आर्डिया हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, आपने जो वर्गों से बात किया उनमें ज्यादातर लोगों का कहना है कि चिकित्सा को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर जो बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए, और क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर लोगों को है बजट से? बिल्कुल राहुल, हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से समय बहुत ज्यादा नजदीक आता जा रहा है बजट पेश करने को लेकर, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी है वो और ज्यादा बढ़ते जा रही है। सर, कैसे बजट को आप देखते हैं? क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? कोई राहत मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली, इलेक्शन आ रहा तो जरूर देंगे, वोट भी चाहिए ना, तो इसलिए जरूर करेंगे कुछ। क्या उम्मीदें हैं आपके? टैक्सेशन में थोड़ा फर्क आएगा, मिडिल क्लास को थोड़ा रियायत मिलेगी पक्का। सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट जो पेश हो रहा है? इट शुड बी कस्टमर फ्रेंडली, मिडिल क्लास के लिए एडवांटेज होना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए, MSME सेक्टर के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैम, कैसे देखती है? घर को मैनेज आप भी को करना होता है, कितना डिफिकल्ट हो रहा है? महंगाई एकदम बहुत महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा तो उनको करना पड़ेगा महंगाई के लिए कुछ। हम देखो क्या करते हैं। चलिए शालिनी, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो महिला वर्ग है और जो दूसरे वर्ग हैं वो उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और MSME और जो बुजुर्ग वर्ग हैं उनको भी एक बजट से खासी उम्मीदें हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी लगातार वहाँ से लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ग्वालियर में इस वक्त और क्या चाहते हैं लोग, नासिर? देखिए, ग्वालियर के लोगों को बहुत बजट से उम्मीदें हैं क्योंकि निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है और कहीं ना कहीं जो चंबल के युवा है वो बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा दंश झेल रहे हैं, तो कई सारी उम्मीदें हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? इस बजट से यही उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोगों तक सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, इसमें खासकर रक्षा क्षेत्र में सरकार को ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करना चाहिए। क्योंकि कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को बजट? इतनी उम्मीदें हैं कि कम से कम 2-3 साल ये कोरोना की वजह से काफी स्टूडेंट भी परेशान है, ना कोई नौकरियां मिल रही हैं, ना धंधे पानी चल रहे हैं। बिल्कुल इस प्रकार से लहर बदल गई है कि जैसे सुनसान पड़ा है। ये भी ठेला होता था, इस पर काफी भीड़ लगी रहती थी, आज सूना पड़ा हुआ है बिल्कुल। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, देने से पहले हम लेने से पहले देने की व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार ने देखो भव्य राम मंदिर बना रही है, तो भव्य राम मंदिर के पीछे राम राज्य की बात करती है कि हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। तो राम राज्य में जो कर व्यवस्था थी तो वो उस कर व्यवस्था को लागू करना चाहिए ना, कि राम राज्य में भगवान भगवान राम पूछते हैं कि क्यों भरत कैसी राज्य कर व्यवस्था है, तो नहीं भैया हमारे यहाँ सूर्य जैसी कर व्यवस्था है। नहीं, सूर्य जैसी कर व्यवस्था कैसी? उन्होंने कहा सूर्य पानी को अवशोषित करता है, तो वो ना बावड़ी से करता है, वो क्या नाम समुद्र से करता है, वो नदी से करता है, एक्चुअली में हमारी अंजूरी से भी संचित कर लेते हैं। चलिए नासिर, लोगों की अपनी परिभाषा है, अपने तरीके से लोग चाह रहे हैं और जिस तरीके से उम्मीदें हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हर वर्ग को बजट से खासी उम्मीदें हैं। अब से लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास जब निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे कि तो क्या कुछ इस बजट में होता है, क्या कुछ इनके पिटारे में है, ये भी देखना होगा। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से जो व्यवस्था चरमराई आर्थिक व्यवस्था उसे सुधारने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से कुछ देर बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उस बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कोरोना काल में इस बजट को खासा इससे उम्मीद है क्योंकि ये बूस्टर डोज के रूप में लोग इसे देख रहे हैं। तो बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए IBS24 के साथ, क्योंकि दिन भर हमारा पैनल जुड़ेगा जहां पर आर्थिक सलाहकार भी होंगे और अलग अलग वर्ग के लोग होंगे जो कि अपनी राय पेश करेंगे। तो आप देखते रहिए IBS24।
नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोतिया और आज हम बात कर रहे हैं देश के आम बजट को लेकर, जो कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। आम जनता की क्या अपेक्षा है, देशवासियों की पेश करने वाली हैं। आम जनता की क्या अपेक्षा है, देशवासियों की क्या अपेक्षा और मध्य प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं इस पूरे बजट को लेकर। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ पर भोपाल के गणमान्य नागरिक बजट पर अपनी राय को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मैं शुरुआत करूंगा, उमाशंकर तिवारी है यहाँ पर, कर्मचारी नेता भी हैं और समाज सेवी हैं। सर, 1 फरवरी का बजट क्या लग रहा है आपको, क्या अपेक्षा है और क्या होना चाहिए? क्योंकि 2 साल से हमने देखा है कोविड का दौर है और बड़ा लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या ऐसी बातें हो सकती है इस बजट में जिससे कि आम जनता को राहत मिले? देखिए, जो सरकार का बजट आता है जब भी बड़ी आशाएं रहती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब बजट को हम सुनते हैं या दूसरे दिन समाचारों में पढ़ा जाता है तो निराशा आ जाती है। और ये इस बार ऐसा नहीं हो, हम यही चाहते हैं। जैसे टैक्स है, जो आयकर है, मैं अपने मत देना चाहूँगा, आयकर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि हर इंसान जो भी भारतीय है, जो भी प्रोडक्ट खरीदता है, वो सारे प्रकार के टैक्स दे देता है। और जैसा कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बोला था कि आयकर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, मैं भी उसमें चाहूँगा कि बिल्कुल आयकर पूरे देश से खत्म हो जाना चाहिए। आयकर के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, जो विलासिता की चीज़ें, उन पे टैक्स बढ़ा दिए जाएँ। क्योंकि एक ऑडी कार साधारण आदमी नहीं खरीदता, बड़े आदमी खरीदते हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, कहीं ना कहीं उससे पूर्ति की जाए। दूसरा, जो पेंशनर हैं और जो हमारे सैनिक हैं, उनका बजट जो बढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन पेंशनरों को जो राहत मिलना चाहिए वो हम उसे चाहते हैं। रेलवे ने जो सुविधाएं छीन ली थी आम वरिष्ठ जनों से, वो बहाल फिर से होना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों पे थी। और जो आयकर वाली बात अगर हम कहें तो ये देश के सारे मंत्रीगणों से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग देते नहीं है, इसलिए इन्हें आयकर लगता नहीं, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। तो और कर्मचारियों को वृत्ति कर जो थोपा गया है, वो वृत्ति कर भी समाप्त होना चाहिए। आपने बात की गैस की, तेल की, मैं गृहणियाँ यहाँ पर है उनसे चर्चा करूंगा, पर रेल की आपने बात की थी। जो बात है, रेल बजट पहले आता था, लोगों को बड़ा उत्साह रहता था, अब सरकार ने मर्ज कर दिया है। हमने देखा कि मोदी सरकार आई थी, अरुण जेटली के टाइम से ही जो है रेल बजट को खत्म कर दिया गया, रियायतें मिलती थी। तो क्या लगता है कि यात्रियों की सहूलियतें उतनी बढ़ी हैं और क्या होना चाहिए उसके अंतर्गत? देखिए, अभी जो कोरोना के बाद एकदम जो सहूलियतें खत्म कर दी थी, वो फिर से बहाल होना चाहिए। वरिष्ठ जनों को जो मिलता था, अभी सरकार को इस पे अविलंब विचार करना चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों के लिए जो सरकार के कर्तव्य हैं वो सरकार को करना चाहिए। और माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री जी से बड़ी अपेक्षाएं हैं। युवाओं को जो रोजगार की बात है तो उसके लिए अतिरिक्त बजट रखना चाहिए। बजट के अभाव में बहुत सारे पद रिक्त पड़े रहते हैं, लाखों पद, करीब मैं समझता हूं पूरे भारत में देखा जाएगा तो लाखों पद रिक्त हैं। जिस प्रकार से सांसद, विधायक और राज्यसभा के चुनाव समय पर करा लिए जाते हैं, उसी प्रकार से रिक्त पदों पर एक समय सीमा में कार्रवाई होना चाहिए। ये भी अगर कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंचे, उसके लिए बजट निर्धारित किया जाए और इससे युवाओं को तो रोजगार मिलेगा, हमारा भारत विकास की ओर भी बढ़ेगा। क्योंकि आज युवा उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हताश होना पड़ रहा है, लठ ठिकाना पड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा बात कही आपने कि जो सरकारी वैकेंसियाँ हैं, कम से कम सरकार को उसके लिए अलग से बजट रखना चाहिए और तय समय पर लोगों को नौकरी मिले। जिस तरीके से चुनाव की सीमा तय होती है 5 साल के अंतर्गत, अगर विभागों के अंदर जगह खाली है तो उनको भी तय समय भरा जाना चाहिए। महिलाओं को लेकर जो बातचीत कही जा रही है, क्योंकि एक महिला है निर्मला सीतारमण और आपको लग रहा है कि उनका तीसरा ये बजट है और पिछले 3 साल में अगर 2 साल छोड़ दे कोविड का दौर था, पिछले बजट की बात करें, क्या लगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने वाकई में कुछ किया? और अब जब बजट आ रहा है, स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई हैं, तो क्या लग रहा है कि रसोई के अंदर बतौर गृहिणी, बतौर महिला, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल, मंत्री जी को बिल्कुल सोचना चाहिए हम गृहिणियों के लिए, और वो भी क्योंकि एक महिला वर्ग है से संबंधित हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि वो इतने साल से जो चीज़ चली आ रही है और वो खुद उस चीज़ को सफ़र कर चुकी होंगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमसे इंटरेक्ट हो चुकी होंगी कि हाँ वो भी एक आम जनता है, आम नागरिक है, आम गृहिणी है। वो सोचकर उनको अब इस बार तो कम से कम ऐसी चीज़ों को लागू ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि एक छोटी सी बात, रसोई गैस, जो कि दिन प्रतिदिन बहुत उछाल मार के और निरंतर ही बहुत हम देख रहे हैं आगे बढ़ती चली जा रही है, 1000, 1200 ऐसे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रसोई को तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हम गृहिणी हैं, हम रोज़ सफ़र करती हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको प्रैक्टिकली सोच के और इसको बिल्कुल लागू करना चाहिए। अब बातें कागजी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली उनको करना, प्रैक्टिकली बातें होनी चाहिए। और क्या लगता है कि आपको जो बात कही जा रही है, रसोई गैस तो एक बड़ा मुद्दा है ही है कि महंगी है और सस्ती होनी चाहिए, पर लेकिन जो आम बजट है, खाने पीने का जो सामान हुआ करता था, एक गृहिणी के बतौर नाते आप लंबे समय से देख रही होंगी, कितना बदलाव, मतलब पिछले अगर 5 साल 10 साल में बात करें और उसके बाद में अब घर चलाना
जो पहले कमाई थी उसके मुकाबले कमाई का रेशियो बढ़ा है, पर लेकिन क्या लग रहा है कि पहले ज़्यादा बेहतर था या अभी? कमाई का तो बड़े तनख्वाहें बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी हुई है। जहाँ 70-80 रुपये किलो तेल मिल रहा था, आज 200 रुपये किलो, 160 रुपये, डबल कीमत हो गई तेल की। और इनकी देखा जाए तो हम जो जितनी भी गृहिणियाँ, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो वास्तविक जो है चीज़ें जो हमको डेली यूज़ में होती है उसमें कम से कम कमी की जाए, और हमें रसोई गैस, पेट्रोल और ये जो चीज़ें हैं इनमें कमी करके वो करें, हमें यही बजट से उम्मीद है। आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, वही जो सब लोग चाहते हैं भाई, सब में कम होना चाहिए। बहुत महंगाई हो गया है, आदमी परेशान है महंगाई के लिए, खाने भी नहीं इसमें, ये महंगाई से महंगाई बहुत हो गया है, अब कम होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, तो ये लोग हैं कि जिनको लगता है कि बजट में कुछ राहत मिलनी चाहिए, कमी मिलनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट, आप नौकरी में हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार को कहाँ राहत दे सकती है? एक बात जो कही जा रही है टैक्स स्लैब को लेकर, सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा के सामने जब भी बजट आता है तो हमेशा टैक्स में एक राहत की बात कही जाती है। जो फ्लैट 5 लाख की जो मांग की जा रही है कि उस इनकम पर कोई टैक्स ना हो, सीमा सरकार वहाँ तक करे, उससे आगे बढ़ाए, या फिर वर्तमान में जो है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। और सरकारी ऑफिसों में जहाँ भी पद खाली हैं, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसका एक बजट निर्धारित होता है। हर विभाग का जितने पद रिक्त होते हैं वो बजट के अंतर्गत होता है, तो उन पदों को शीघ्र से शीघ्र भरा जाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। बेरोजगारी से 2 साल कोविड का पीरियड, इसमें काफ़ी लोग प्राइवेट में जो काम कर रहे थे वो उन लोगों की नौकरी चली गई, तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। तो इसलिए सरकार को इस हिसाब से बजट में प्रोविज़न करना चाहिए कि एक तो टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? और एक महिला बजट पेश कर रही हैं, आप भी महिला हैं, तो क्या महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा? रखना ही चाहिए महिलाओं के हित का ध्यान। अभी कोरोना काल में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हुआ है लोगों को, तो वो समस्या का हल तो होना ही चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं? चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो हम लोग घरेलू गैस जैसे बताया, थोड़ा पेट्रोल में भी होना चाहिए, पेट्रोल से भी बहुत अंतर पड़ता है। महंगाई बढ़ी है, उसके पीछे भी तर्क दिए जा रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों को राशन, तमाम चीज़ें हैं, पर जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, राहत की उम्मीद रखता है। और आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बार जो है जरूरी चीज़ें कम से कम ये तो होना ही चाहिए? देखिए जो सामान्य मुद्दे हैं जिसपे कि अभी महिलाओं ने किचन के बारे में और बाकी सामान्य चीज़ों के बारे में सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसी बारे में बोलना चाहूँगा कि एक गरीब वर्ग के लिए तो जो आयुष्मान भारत योजना हो गई, हालांकि उसमें पारदर्शिता नहीं, सभी को पता है कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें। जिसको वाकई में कार्ड की जरूरत थी उसके पास नहीं, जिसके घर में 4 ट्रैक्टर गाड़ियाँ खड़ी है वो उसका लाभ ले रहा है। तो पहली चीज़ तो इसे पारदर्शी होना चाहिए, वो मुद्दा अलग है। लेकिन इसके बीच में गरीबों के लिए ये हो गया आयुष्मान कार्ड, बड़ों लोगों के, अमीरों के लिए हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस जो कि पर्सनल ले लेते हैं, जिसकी EMI है कि 4 लोग यदि घर के सदस्य हैं और 28-30 साल का भी है तो कम से कम 14-15 हज़ार रुपये उसकी EMI कम से कम आती है 4 लोगों की। तो एक जो बीच का वर्ग है जो कि ना आयुष्मान में आता है ना इससे ऊपर जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न्यूनतम शुल्क में कोई हेल्थ स्कीम लानी चाहिए जो आयुष्मान से ऊपर हो, जिसमें एक नॉमिनल चार्ज हो, जो कि कोई भी चीज़ मिडिल वर्ग जो फ्री की नहीं लेता, सभी चीज़ों के टैक्स देता है, सभी चीज़ों उसमें जो देता है, तो उससे गवर्नमेंट को सब्सिडी लाके बीच की एक स्कीम निकालना जिसकी न्यूनतम EMI मतलब 4-5 हज़ार रुपये हो, और घर में 4 लोग जो नौवीं में भी बच्चे हों, कम से कम 3 लाख। हेल्थ इंश्योरेंस इस टाइप की जो चीज़ें कम से कम अगर वो सस्ती हो जाए तो वो भी एक राहत हो सकती है। सरकार अपनी तरफ से कोई स्कीम लेकर आए, सस्ती हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसके एक छोटे अस्पताल में इलाज कराने के लिए 3 लाख तक का कम से कम बजट उसके लिए निर्धारित हो, और उसके लिए 1000, 2000, 4000 की जो EMI बनती हो, ऐसा बीच का कोई कार्ड निर्धारित करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई पहले के मुकाबले बेहतर काम हुआ है? क्योंकि जो बात सरकारें बोलती हैं पहले के मुकाबले बड़े सस्ते इलाज का दावा किया जाता है, लगता है आपको बतौर चिकित्सक पैसे से कि ये चीज़ें थोड़ा सा हुई हैं लोगों के लिए, या फिर अभी और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तो हुआ है काफ़ी। अभी ये है कि गवर्नमेंट जो योजना लाती है उनको बीच में पहुंचाने तक का काम जो बीच वालों का होता है, उनको वो यदि ईमानदारी से करें तो ऊपर से कोई दोहराई नहीं, जो ऊपर से चीज़ें सुविधा मुहैया करवाई जा रही हैं उसका प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक यदि यूज़ हो और बीच के लोग ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुँचेंगी। बिल्कुल, पब्लिक तक चीज़ें पहुँचेंगी। अगर भ्रष्टाचार कम होगा, जाहिर सी बात है उसका लाभ मिलेगा। आप में से कोई भी अगर अपनी बात को रखना चाहे तो रख सकता है, मेरे को बता सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, एक बात जो कही जाती है, जो बात एक पेंशन की स्कीम को लेकर अभी उमाशंकर तिवारी जी ने कही, बतौर सीनियर सिटीजन सरकार कई सारे योजनाएं सीनियर सिटीजन के लिए चला रही है, पर लेकिन फिर भी लगता है कि कहाँ राहत और मिल सकती है आप लोगों को? मैं तो सीनियर सिटीजन की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। सरकार को स्वास्थ्य बीमा योजना का वो करना चाहिए व्यवस्था कि 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री हो, चाहे वो सरकारी में कराए चाहे प्राइवेट में कराए, और उसके लिए कुछ EMI सरकार को चाहिए तो हर व्यक्ति से ले सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा कंपलसरी होना चाहिए। कोविड की स्थिति में सब लोगों के घर बर्बाद हो गए और जो लोग उसमें फंस गए उनकी बहुत बुरी हालत हुई, ऐसी हालत फिर कभी ना हो पाए, इसलिए स्वास्थ्य बीमा सबका होना कंपलसरी है। 5 लाख तक का कम से कम मिनिमम
बीमा सबका होना चाहिए। बहुत हॉस्पिटल ने भी अपना धंधा बना लिया है, अगर छोटी सी भी कोई घटना हो जाती है तो उसको बड़ा चढ़ा कर ये करते हैं। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि गरीबों को ये सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य बीमा अगर मिलता है सभी लोगों को तो बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी। यूथ है कुछ हमारे साथ में, आपको क्या लग रहा है बजट से क्या हो सकता है बेहतर? सरकार जो करे, समय काफ़ी कम है, बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, और लग रहा है कि आपको इस बार जो सोचा है सरकार ने कुछ दिमाग में करने वाली है? देखिए, सबकी तरह स्वास्थ्य तो प्रायोरिटी है ही हमारी, उसमें तो सबको बेनिफिट मिले तो सरकार से बड़ी अपेक्षा रहेगी। लेकिन जो फ्यूल पे इतना सारा कॉस्टिंग बढ़ गया जिसके कारण पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें निश्चित ही हम चाहेंगे कि सरकार इस पे रिलायबल थोड़ा रेट कम करे, क्योंकि अचानक से 75 से 100 रुपये और 100 रुपये क्रॉस कर जाना ये महंगाई का मूल कारण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, परिवहन सस्ता होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है उसमें कमी आएगी और लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। आप कुछ शायद सुझाव या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं अभी देख रहा था, बहुत कुछ सुझाव आए हैं और अच्छे सुझाव भी आए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो पेंशनर्स को अपना रेंज में रखते हैं, पेंशनर्स को इनकम टैक्स की रेंज से बाहर रखना चाहिए। जो हमारे राजनेता हैं उनको इनकम टैक्स की रेंज से बाहर रखा जाता है, तो मेरा सुझाव है कि उनकी भी तो इनकम होती है, उनको भी इनकम टैक्स की रेंज में रखना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण सुझाव हैं। इसके अलावा ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये सभी को लागू करना चाहिए और जितना संभव हो शासन के विकास के लिए पैसा तो चाहिए, तो टैक्सेस तो आएंगे, लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ रेट्स तो बढ़ेंगे, वो ठीक है, लेकिन यदि जितना संभव हो तो पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं, तो उसके रेट को थोड़ा सा जितना संभव हो उतना कम करना चाहिए। लेडीज़ के लिए किचन के लिए गैस की थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वो सभी को बराबर मिलना चाहिए। जबकि हमारे नेता जो हम जिनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारे वास्तव में हरकारा होते हैं कि संसद में वो हमारी बात रखें, तो उनकी सुविधाएं हमसे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम गण हैं, आम नागरिक अगर जनता के सेवक है तो बतौर लगना चाहिए कि सेवक है, ऐसा लगता है कि मालिक है, स्वामी लगते हैं और हम लोग लगते हैं कि नौकर हैं। वो किसी तरह से दबाए जाते हैं और वो हमारे जो हम एक्चुअली उनको चुन के भेजते हैं, वो हमारे हरकारा हैं, हमारे संदेश को संसद में कहें, ना कि वो हमारे ऊपर हर चीज़ में उनको हर सुविधा, उनको कोई टैक्स नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर? कुछ आपकी बात, आपकी सुझाव? बजट को लेकर यही कहना चाहते हैं कि एक बार विधायक सांसद जो बन जाता है उसको आजीवन पेंशन मिलती है। हम लोग 60 62 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं, पेंशन बंद कर दिया गया है, तो ये तत्काल लागू की जाए पेंशन, तो पेंशन तत्काल लागू की जाए। इस चुनाव से पहले पेंशन लागू की जाए कर्मचारियों को। सरकारी नौकरी, क्योंकि बात जब रोजगार की आती है तो सरकार हमेशा बोलती है कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, दूसरे रोजगार जो पद हैं, जो जगह है, जो सालों से खाली पड़े, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं, एक भी पद नहीं भरे जा रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों को 2 साल 4 साल बढ़ाते जा रहे हैं और कब तक बढ़ाएंगे काम करने का जिसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अब वो उनको बढ़ाते जा रहे हैं। अरे नई भर्तियाँ करें तो लड़के बच्चे नौकरी में आएंगे, इनको पेंशन किया जाए, जो माने रिटायरमेंट करके इनको पेंशन दिया। चलिए, ये तो अपेक्षा है, पर लेकिन सुझाव क्या देना चाहेंगे? सर, एक तो एक पेट्रोल को जीएसटी से जोड़ दिया जाए जी, ताकि पेट्रोल के रेट ये चल भी रहा है, लंबे समय से मांग भी चल रही है कि इसको ना हो जाए, जीएसटी जुड़ जाएगा तो कम से कम स्थिर रहेंगे रेट। बिल्कुल। और आप कुछ अगर बोलना चाहे सुझाव? नहीं, ठीक है, जितने लोगों ने सुझाव दिया उनमें से सरकार कुछ तो मान ले। मेरा ये सुझाव देने का समय निकल गया क्योंकि अब बहुत जल्दी पेश होने वाला है बजट पर, लेकिन फिर भी लगे कि अगली बार शायद शामिल अगर थोड़ा बहुत भी सरकार मानती है तो जनता को लगेगा कि हाँ कुछ कर रही है हमारे लिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सर, एक चीज़ और थी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है जीएसटी फ्री होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं अपना इंश्योरेंस करा के सरकार का लोड कम कर रही है कि खुद का इलाज खुद करा सकती है, लेकिन उसमें भी टैक्स कम से कम वो टैक्स हट जाना चाहिए। एक सुझाव अगर देना चाहें बजट के लिए तो क्या सुझाव होगा? हालांकि सुझाव का वक्त नहीं है, पर लेकिन लगे मन में कि अगर शायद इस बार नहीं तो अगली बार अमल में लाया जाए। देखिए, मध्यम वर्गीय जैसा कि कहा जाता है हमेशा से पिस्ता चला आ रहा है और मुझे लगता है वो पीढ़ियों तक पिस्ता चला जाएगा, क्योंकि ना वो ऊपर अपर क्लास का रहता है, वो निम्न रहता है। पर अब प्लीज़ हम जितने लोग हैं वो उनकी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब ये इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए अब वाकई में एक समय आ गया जब मध्यम वर्गीय को भी एक राहत दी जाए और बोला ना जाए, करके दिखाया जाए। अब हम देखना ही चाहते हैं कि ये हुआ है। अब ये नहीं कि आप पहुंचा रहे हैं, मीडिया मंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं, वो ला रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। अब वो चीज़ हम लोग अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं, बोल के सेम बातें हर साल होती हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही कुछ नहीं होती है। तो कार्यवाहन में और कार्यवाही करने में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रही थी?
नहीं, हम यही कहना चाहते रहे कि बीच के आदमी सही मारे जाते हैं, ऊपर को अच्छा रहते हैं, ज़्यादा गरीब है वो अच्छा हो गए, लेकिन जो बीच के हैं वो तो कुछ में नहीं रहते हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं है। वो बीमार भी पड़ेंगे तो उनका इलाज नहीं हो सकता है, उनका पास इतना पैसा भी नहीं है, अपने बाल बच्चे जिलाएंगे कि अपना इलाज कराएंगे। वो तो कुछ लायक नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो बीच में रह जाते हैं। बिल्कुल, मतलब मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा जाए। हाँ, एकदम। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे? नहीं, ध्यान तो रखना ही चाहिए गवर्नमेंट को, मिडिल क्लास का शायद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनके वोटर्स भी ज़्यादा होंगे मिडिल क्लास वाले, तो ये मिडिल क्लास वालों के लिए तो कुछ ना कुछ राहत मिलना ही चाहिए। आप ऊपर वालों से लीजिए ना, आप हमारी पेमेंट में से काट भी रहे हो, यहाँ महंगाई भी बढ़ा रहे हो, कोरोना के नाम से, किसी भी चीज़ के नाम से। अब राजनीति बंद करिए और सीधी बात है कि आ रहे हो कोरोना के नाम से, किसी भी चीज़ के नाम से, अब राजनीति बंद करिए और सीधी बात है कि आप मुद्दे पे आइए और सारी चीज़ों को हमारे हिसाब से करके देखिए, आपको भी राहत मिले ताकि और हम लोगों को भी थोड़ी राहत मिले, थोड़ा हमें भी खुश कीजिए। बिल्कुल, ये जनता है जो खुशी चाहती है, निश्चित तौर पर कितनी खुशी इनके हिस्से में आएगी 1 तारीख को जब बजट पेश होगा, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आएगा कि आखिर सरकार ने जो आम जनता की उम्मीदें हैं उस पर इस बजट में कितना खरा उतरने वाला है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 1 फरवरी को देश के पेश होने वाले आम बजट को लेकर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं और इस बजट से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या उम्मीद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखेंगे कि आप भोपाल के प्रबुद्धजन लोग मौजूद हैं, बीजेपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता भी मौजूद हैं और सीधे अगर चर्चा की जाए तो मैं सबसे पहले राघवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं बीजेपी के। सर, दूसरे कार्यकाल का बजट है और कोविड का समय जिस तरीके से रहा, कई सारे नए प्रावधान हुए, हमने देखा कि 5 बड़े मेजर चेंजेस बजट में देखने को मिले थे। पहले एक थैला लेकर आते थे, आजकल वही खाता शुरू हो गया है और पंचवर्षीय योजनाओं की जगह वित्त आयोग, कई तरीके के नए प्रावधान किए गए हैं। पर लेकिन दूसरे कार्यकाल में कैसे देखते हैं, आपकी सरकार का बजट है, मोदी जी का बजट है, निर्मला सीतारमण जो महिला हैं, महिलाओं को लेकर भी अगर देखें तो चर्चा करेंगे, पर लेकिन आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले कोविड के समय में भी 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज देश को दिया था, उसकी वजह से छोटे से छोटा आदमी, हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में रेहड़ी पटरी वाले लोगों से लेकर के और सभी लोगों को इस बजट से बड़ा फ़ायदा मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने जो पहले बजट दिया था उससे और अच्छा बजट और अच्छा उनके जीवन को बेहतर बना सकें, इसके लिए काम कर रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी को मैं कहूँ वो बड़ी आर्थिक विचारक हैं और जिस तरह से उनका बजट है और विशेष रूप से वो महिलाओं को फोकस करते हुए उनका जो बजट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक और बात है सर, पेट्रोल डीजल की भी चर्चा की जाती है हमेशा, क्योंकि इस समय उच्चतम स्तर पर ये माना जा रहा है। हालांकि कुछ राहत देने की कोशिश प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अपील के बाद में की थी, जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी, पर लगता है कि लोगों को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर साधन जुटाने हैं तो इस पर राहत मिले या किसी दूसरे तरीके से राहत दी जाए। नहीं, राहत दी भी गई है और मुझे लगता है और अगर सब जनता को उसके लिए दी जाती है, क्योंकि देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। कोविड जैसे कठिन समय को निकाला है जिसमें एक आर्थिक ढांचा टूट गया था कई देशों का, उन सब में भारत ने अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। लेकिन फिर भी जनता के बेहतरी के लिए और जनता के विकास के लिए जो आवश्यक होगा वो बजट में सारी चीज़ों का प्रावधान होगा। और यह जो बजट है वास्तव में एक जन कल्याणकारी बजट के रूप में हर एक व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, इसका सीधा स्वरूप आप देखते हैं कि कोविड के बाद से अभी तक जो अनाज घर घर पहुंचाने के अनाज की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य से और नीचे से अंतिम व्यक्ति भी सुखी और अपने जीवन यापन ठीक से कर सके। आपको क्या लगता है सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ये सवाल लगातार कि सरकार आपकी है, अपेक्षाएं किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस अगर आप चाहेंगे तो देश के लिए, प्रदेश के लिए किन बिंदुओं पर फोकस आपको लगता है कि ज़्यादा सरकार का होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है एक तो रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा और उठाव आया है, या रियल एस्टेट के लिए भी सरकार कुछ सहूलियतें देगी और सरकार ने दी भी हैं, क्योंकि बीच में रियल एस्टेट जिस तरह से एक बड़ा बिजनेस के रूप में आ रहा था वो कोविड के समय में थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन इस पैकेज की वजह से फिर से वह आया है और मुझे लगता है रियल एस्टेट को भी कुछ सरकार की तरफ से अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अगर बात करें पिछले 2 साल से देश की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है कोविड के कारण। अब आप व्यवसायी हैं, पर नौकरी पेशा लोगों की हालत आपको मालूम है कि 2 साल के अंदर किस तरीके से नौकरियों में जो गिरावट देखी गई, वर्क फ्रॉम होम के चलते खर्चे लोगों के बढ़े हैं। लग रहा है कि कुछ राहत सरकार दे। देखिए, कोरोना काल जो थी वो महामारी थी, इसमें किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जिस हिसाब से ये चीज़ों को मैनेज किया है, जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था को संभाला है, वो बहुत सराहनीय है। अगर आज हम देखें तो अभी जो आकलन आया है
पूरे संसार में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने जा रही है। अगले साल के लिए 9% का आकलन है, उसके बाद भी अगले साल भी 9% से ग्रोथ का आकलन है, जो कि एक ही बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ हमारे देश के लिए होगी। क्योंकि अगर हम उसको तुलनात्मक तौर पर देखें तो जो विकासशील और विकसित देश हैं दोनों में, मतलब जो अमेरिका वगैरह है जो विकसित देश हैं, और जो विकासशील हैं जिसमें भारत आता है जो डेवलपिंग कंट्री, उसमें दोनों में मिला के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोरोना काल के बाद भी, तो वो भारत की आंकी जा रही है। तो इसलिए हम बहुत आशान्वित हैं कि पिछले 2 साल में जिस तरह से भारत सरकार ने इसको संभाला है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में संभाला है, गरीबों को इतना सहायता देने के बाद, आम जन को सहायता देने के बाद भी जिस तरह से अर्थव्यवस्था संभाला है, तो हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बहुत अच्छा बजट आएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला और आम जनता को फायदा पहुँचाने वाला होगा। क्या लगता है आपको, क्या मिलना चाहिए आर्मी से रिटायर्ड, पेंशन वगैरह, टैक्स वगैरह में कुछ जाता है आपका, या लगता है कि हम लोगों का टैक्स नहीं लगता जो है, क्योंकि एक इनकम के आगे अगर अपनी इनकम आती है तब हमारा टैक्स लगता है। पर जिस प्रकार से भारत सरकार फौजियों की उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग हम फौजियों ने रखी थी उसको भारत सरकार ने बखूबी निभाया है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। OROP के बाद में कुछ नया लगता है कि कुछ और सहूलियतें मिले रिटायर्ड आर्मी जो डिफेंस के जो लोग हैं या फिर सैन्य शक्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ और ज़्यादा सहूलियत या रियायत कुछ? देखिए, सुविधाएं तो का अनंत हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। अभी जो हमको मिल रही हैं वो मैं समझता हूँ भरपूर मिल रही है। जैसे कि हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलाइज कहीं भी होना है तो वो भी भारत सरकार ने हमको निःशुल्क कर रखा है। पूरे इंडिया के अंदर नहीं, अगर हम फॉरेन में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें ये सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। उसके अलावा रहने के लिए आज भी अगर हमको हाउसिंग लोन चाहिए या किसी भी सेक्टर के लिए लोन चाहिए तो वो हमको बहुत ही कम उस पर पैसा मिलता है। तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो मैं हाउसिंग लोन की बात है, मैं आपके पास आऊँगा इसका एक जवाब लेने के लिए। जो टैक्सेशन की बात कर रहे थे उससे जुड़ा सवाल है, पर लेकिन एक महिला है हमारे साथ में गृहिणी। बात राघवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि लंबा समय हो गया, कई महीनों से गैस सिलेंडरों के दाम भी बढ़े हैं, पर लेकिन 1000 के आसपास गैस सिलेंडर के दाम भले ही ना बढ़े हों, कुछ रियायत मिलनी चाहिए बतौर गृहिणी। और क्या चाहते हैं इस समय, जो 2 साल पहले हालत थे, अब लग रहा है कि किचन उतनी ज़रूरतों में चल पा रहा है या फिर पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा रियायत देने की ज़रूरत है? जी ऐसा तो कुछ नहीं है, बढ़िया सिलेंडर मिल रहा है और गैस घर घर गैस मिल रहा है। गरीबाने हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर गैस सिलेंडर दे रहा है सरकार, बढ़िया मकान भी दे रही है मोदी जी हमारे। और जब कोरोना में घर घर उनने फ्री में अनाज भी दिया है, जनता को खूब सुविधा दे रहा है, सब बात की सुविधा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरा शेयर मार्केट का काम जी। क्या लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए बजट के अंदर प्रावधान? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में रिलैक्सेशन मिले वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स में रिलैक्सेशन जो है, जो 5 लाख रुपए वाला जो वो है, वहाँ 3 लाख से ऊपर जाने पे जब टैक्स पे करना पड़ रहा है 5%, वो अननेसेसरी हो रहा है। 5 लाख तक का वो मिल जाता है जो भी यूथ है, तो उसको मेरे को लगता है थोड़ा आसान रहेगा अगर वो रहेगा। तो लगता है कि अगर सरकार ऐसी छूट देगी तो क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी, मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे लोग, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो फायदा एक मिलेगा। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि 2019 के बाद सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर इन्वेस्टर बढ़े हैं तो वो मार्केट के प्रति कहीं ना कहीं लोगों का रुझान आया है। उनको यह पूर्ण तरीके से वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आशान्वित हुए हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें अच्छा ग्रो मिलेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो मेरे को लगता है मार्केट में और लोगों का आना होगा। मेरा कहना ये था कि जो भारत सरकार ने 2,72,000 रुपये की जो सब्सिडी दे रही थी, जिसे 31 मार्च को शायद बंद किया जाना, ऐसी अफवाहें बाजार में चल रही थी, तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे कि इस स्कीम को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। इससे एक मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलती है। मान लीजिए अभी कुछ बच्चे नौकरियों में लगे हुए हैं, कोई कुछ हैं, उनको एक बहुत राहत मिलेगी इस चीज़ से। बिल्डिंग मटेरियल जो था, लोगों का घर बनाना महंगा हुआ है, खरीदना महंगा हो, कुछ मिले, सरकार कुछ सस्ता करे तो लोग सस्ता घर बनाए। हालांकि सरकार सब्सिडी दे रही है, PM आवास योजना दे रही है, और इसमें हम ज़्यादा दूर तक जाएं देश की स्थिति के बारे में तो वो एक तरह से अच्छा है। अभी आदत जैसे आपकी पड़ जाती है, जिस तरह की आदत है, सब्सिडी देने की आदत ख़राब हो गई है लोगों को, जिसका मिसयूज़ हो रहा था उसको प्रधानमंत्री जी ने रोका है। जैसे गलत तरीके से NGO चल रहे थे वो भी रोके हुए हैं, और जिनके राशन कार्ड गलत तरीके से बने हुए थे तो वो भी उन्होंने रोके हुए हैं। एक सिस्टम पे जाके डिजिटल के ऊपर से जो चीटिंग हो रही थी उसको भी रोका है। उससे
आगे अच्छे परिणाम। यह निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है कि अगर बेनिफिशियर के खाते में सीधा पैसा जाता है तो बीच में जो करप्शन की बात थी वो डोर जरूर टूटती है। और पर सबसे बड़ी बात जो अभी तक सामने निकल कर आया है कि लोगों को जो राहत है, टैक्सेशन में राहत की उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी और रियायतें लोगों को चाहिए। देखना होगा इन उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।